हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे एंड डेरिवेटिव के कुछ रूल्स भी देखे थे। डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले फास्टली वंस अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या फॉर्मूले देखे ये देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना आता है 0, सो दिस इज द फर्स्ट। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता है 1। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n कितना आता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 आता है। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ रूट x कितना आता है 1 बाय 2 रूट x। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू कितना आता है 1 बाय x। d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x इज इक्वल टू आता है e रेस टू x। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना आता है cos x। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या आता है माइनस साइन x एंड d बाई डी एक्स ऑफ tan x दैट इज sec स्क्वायर x। ओके, इतने बार ये फॉर्मूले देख के आप अब तक आपको मगन हो गया होगा, करेक्ट है ना। d by dx of constant is equal to 0, d by dx of x is equal to 1, d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1, d by dx of root x is equal to 1 by 2 root x, d by dx of log x is equal to 1 by x, d by dx of e raised to x is equal to e raised to x, d by dx of sin x is equal to cos x, d by dx of cos x is equal to minus sin x and d by dx of tan x is equal to sec square x। ठीक है ना। इसके बाद हमने डेरिवेटिव्स के रूल देखे थे। डेरिवेटिव्स के रूल क्या क्या है देखिए। रूल 1 उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल क्या है देखिए, d by dx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x अगर रहता है तो क्या होता है, कांस्टेंट हम डेरिवेटिव्स के बाहर लेते हैं। कांस्टेंट इनटू d by dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट को बाहर लेना है एंड उसके बाद जो रिमेनिंग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो दिस वाज द रूल 1। उसके बाद हमने रूल 2 देखा था। रूल 2 वाज रिलेटेड टू एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे t by dx ऑफ f1 ऑफ x प्लस माइनस f2 ऑफ x इस तरह से अगर है तो क्या करते हैं हम, अगर नंबर ऑफ फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो क्या करेंगे, हर एक फंक्शन का सेपरेटली डेरिवेटिव ले लेंगे। d by dx ऑफ f1 ऑफ x, अगर प्लस है तो प्लस बीच में लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। d by dx ऑफ f2 ऑफ x, ये हो गया डेरिवेटिव का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन का रूल। उसके बाद थर्ड रूल कौन सा था, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, मतलब यहाँ पे अगर दो फंक्शन है एंड उनका अगर मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उनका अगर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव लेना है, d by dx ऑफ u into phi इज इक्वल टू क्या आता है, u into dp by dx प्लस phi into du by dx। मतलब क्या करते हैं पता है ना, फर्स्ट को कांस्टेंट कंसीडर करना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद सेकंड को कांस्टेंट कंसीडर करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, सो दैट इज द प्रोडक्ट रूल। बहुत इजी है और फिजिक्स के लिए डेरिवेटिव्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, इसलिए जो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ वो ठीक से प्रिपेयर कीजिए। ओके, सो मैथमेटिकल मेथड्स में जो भी हमने पढ़ा है, वेक्टर्स, उसके बाद डेरिवेटिव्स, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फिजिक्स, रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद रूल 4 उसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल
क्वेश्चन रूल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई टी, मतलब u क्या है, वन फंक्शन ऑफ x है एंड फी क्या है, अनदर फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल क्या होता है, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, मतलब फी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, बीच में माइनस ही लिखना है, उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, मतलब u इंटू डी फी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल। ओके, उसके बाद रूल कौन सा देखा था बताओ जरा, व्हाट वाज द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमने देखा था, रूल नंबर 5 दैट इज कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का रूल, मतलब यहां पे अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ लॉग एक्स, मतलब साइन के अंदर, साइन एक फंक्शन है उसके अंदर लॉग एक्स, इस तरह से अनदर फंक्शन है, तो क्या करते हैं हम, कंपोजिट फंक्शन का रूल यूज करते हैं, कंपोजिट फंक्शन रूल। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर है, एफ मतलब फर्स्ट फंक्शन है, जी मतलब सेकंड फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एफ ऑफ जी, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन का रूल। इतने रूल्स हमने लास्ट टाइम स्टडी किए हैं, करेक्ट है ना? इन रूल में कुछ डिफिकल्टी है क्या आपको? हाँ, उसके बाद लास्ट रूल में कुछ डिफिकल्टी है क्या? इसका एक एग्जांपल लेता हूं तो लास्ट रूल ठीक से समझ में आ जाएगा। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ, लास्ट रूल का एक एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, मतलब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स अगर होता तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते थे, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स अगर होता तो यहाँ पे साइन ऑफ लॉग एक्स मतलब फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ओके डायरेक्टली सॉल्यूशन ही लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पहले किसका डेरिवेटिव लेना है बताओ मुझे, पहले किसका लेना है, फर्स्ट फंक्शन का, मतलब क्या करना है, हाँ क्या करना है, साइन का डेरिवेटिव लेना है, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस आता है, लेकिन कॉस के आगे x लिखना है या log x लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, log x लिखना है, cos ऑफ log x इनटू, ये तो हो गया साइन का ओनली डेरिवेटिव। अभी क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब क्या, log x का डेरिवेटिव ले लेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, वेरी सिंपल। ओके, इट इज वेरी सिंपल। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x रेज टू 4, log ऑफ x रेज टू 4। तो यहाँ पे log एक फंक्शन है एंड x रेज टू 4 अनदर फंक्शन है, तो यहाँ पे पहले log का डेरिवेटिव ले लेंगे, log का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाय, अगर log x होता तो 1/x होता, तो log ऑफ x रेज टू 4 क्या लिखूंगा मैं, पहले बताओ, log ऑफ x रेज टू 4 1/x रेज टू 4 लिखूंगा, करेक्ट है ना? एंड उसके बाद x रेज टू 4 का डेरिवेटिव, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव बताओ क्या आ जाएगा, हाँ 3 नहीं क्या आ जाएगा,
इधर रूल क्या है देखिए, x रेस टू n का क्या होता है, ये n पहले आगे लिखना है, उसके बाद x रेस टू n माइनस 1 करना है। तो यहाँ पे 4x क्यूब आ जाएगा, मतलब टोटल कितना आ जाएगा ये 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 तो एज इट इज रहेगा, x क्यूब डिवाइडेड बाय x रेस टू 4, x क्यूब डिवाइडेड बाय x रेस टू 4 मतलब कितना हो जाएगा 1 बाय x या फिर 4 बाय x, ओके 4 बाय x। इसको दूसरे एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड उसका भी आंसर 4 बाय x ही आएगा। दूसरे कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जरा बताओ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। d by dx ऑफ log ऑफ x रेज़ टू 4, ये हमने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया, लेकिन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, log का एक रूल है पता है ना, log ऑफ x रेज़ टू 4 मतलब क्या होता है, पावर जो रहता है वो आगे आता है ना, करेक्ट है ना। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तो वही आना चाहिए। d by dx क्या निकालना है, log ऑफ x रेज़ टू 4 निकालना है। अभी लॉगरिथम का जो रूल है, log ऑफ x रेज़ टू 4 मतलब d by dx को एज इट इज रखूंगा, d by dx को एज इट इज, ये पहले पावर जो है आगे लेके आऊंगा 4 log x, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, सो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल 4 को बाहर निकालना है एंड log x का डेरिवेटिव 1 by x, वही आंसर आता है देखिए 4 into 1 by x that is 4 by x, करेक्ट है ना। समझ में आ रहा है क्या, d by dx of log of x raised to 4 is equal to d by dx of 4 log x। हाँ, उसके बाद हम लास्ट पार्ट देखेंगे, लास्ट रूल देखेंगे ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल। चेन रूल देखेंगे एंड उसके बाद हम डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन देखेंगे, और उसमें एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज डेरिवेटिव का यूज स्लोप निकालने के लिए किया जाता है। डेरिवेटिव इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ ए फंक्शन, ओके। वो डेरिवेटिव और स्लोप में क्या रिलेशन है वो बाद में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल, ठीक है, चेन रूल। अभी देखिए हमने अब तक क्या किया है, फॉर एग्जांपल d by dx ऑफ f of x निकाला है ना, d by dx ऑफ f of x मतलब f of x क्या रहता था, फंक्शन ऑफ x ओनली रहता था, मतलब sin x cos x x raised to 3 x raised to n या फिर log x e raised to x, मतलब यहाँ पे d by dx रहता था, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ओनली रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सपोज ऐसा है d by dt ऑफ f of x, अगर ऐसा है तो डायरेक्टली हम डेरिवेटिव ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, करेक्ट है ना। क्योंकि ये देखिए d by dx ऑफ x क्यूब कितना आता है बताओ पहले, d by dx ऑफ x क्यूब कितना आता है बताओ, d by dx ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर आता है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन d by dt ऑफ x क्यूब ये अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। क्यों मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लेना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 3x स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। लेकिन x क्यूब यहाँ पे है एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर लेना है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ओके। यहाँ पे d by dt का क्या करना पड़ेगा, पहले d by dx करना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है ना। d by dx ऑफ x क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन d by dt ऑफ x क्यूब डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। यहाँ पे d by dt को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा और यहाँ पे d by dx लाना पड़ेगा, तभी ये डेरिवेटिव्स हम निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं चेन रूल। अभी चेन रूल क्या है देखिए, चेन रूल इस तरह से है, देखिए
dy बाई dx इज इक्वल टू, या फिर dy बाई dt इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, dy बाई dx इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं, इसी को चेन रूल बोलते हैं, dy बाई dx इंटू dx बाई dt। तो यहाँ पे d बाई dx आ गया ना, d बाई dx आ गया, या फिर ऐसे लिखूंगा, जस्ट अ मिनट, d बाई dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, अगर सॉरी d बाई dt ऑफ फंक्शन ऑफ x सपोज मुझे निकालना है, मतलब डेरिवेटिव किसका लेना है, फंक्शन ऑफ x निकालना है, एंड विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है। तो इसको क्या करूंगा मैं, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx बाय dt, इस तरह से लिख सकता हूं ना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओनली मैंने dx टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे इंट्रोड्यूस किया, तो dx कैंसिल करने पर यही आ जाएगा ना। ओके, समझ में आ रहा है ना। वंस अगेन देखिए, वंस अगेन कैसे लिखता हूं, देखिए d बाय dt ऑफ फंक्शन ऑफ x मुझे निकालना है। वंस अगेन देखिए, d बाय dt ऑफ फंक्शन ऑफ x मुझे निकालना है, तो डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो क्या करूंगा मैं, d बाय dx ऑफ फंक्शन ऑफ x लिखूंगा। तो ये तो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन d बाय dt की जगह मैंने d बाय dx लिखा ना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटू dx बाय dt आगे लिखना पड़ेगा, dx बाय dt। ओके, ये करने के बाद क्या हो जाएगा, मतलब ये लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड अभी सेम ही है। क्यों सेम है, क्योंकि dx कैंसिल होने के बाद d बाय dt ऑफ f ऑफ x ही आता है यहाँ पे, करेक्ट है ना। मतलब d बाय dt का d बाय dx कैसे करना है आपको समझ में आ रहा है ना। d बाय dt ऑफ फंक्शन ऑफ x है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, d बाय dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, dx बाय dt करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे dt भी एज इट इज हो गया, एंड d बाय dx ऑफ फंक्शन ऑफ x भी हो गया। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, d बाय dt ऑफ x क्यूब मुझे अगर निकालना है, d बाय dt ऑफ x क्यूब, तो यहाँ पे क्या करूंगा, d बाय dx ऑफ x क्यूब लिखूंगा। क्या करूंगा, d बाय dx ऑफ x क्यूब लिखूंगा, एंड उसके आगे dx बाय dt करूंगा। मतलब एक dx मैंने अगर डिनोमिनेटर पे ले लिया, तो दूसरा dx न्यूमरेटर पर लेना ही पड़ेगा। ओके, तभी इक्वेशन क्या हो सकता है, एज इट इज रह सकता है, नहीं तो वैल्यू चेंज होता है, आपको पता है ना। हाँ, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, इट इज जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द dx ओनली, करेक्ट है ना। तो अभी इसका d बाई dx ऑफ x क्यूब तो निकाल सकता हूं, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, इसका आंसर, हाँ, 3x स्क्वायर, x रेज़ टू n का क्या आता है, n into x रेज़ टू n minus 1, सो x क्यूब का 3 into x रेज़ टू 3 minus 1, 3 minus 1 मतलब x स्क्वायर, एंड आगे dx by dt एज इट इज लिखना है, dx by dt। ओके, ये भी आगे आपके लिए बहुत यूजफुल है, d by dt ऑफ x क्यूब इतना आता है, मतलब d by dt ऑफ x क्यूब 3x क्यूब, d by dx ऑफ x क्यूब ओनली होता तो 3x स्क्वायर इतना ही ओनली सॉल्यूशन होता था। अभी क्या हो जाएगा, d by dt ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt हो जाएगा। ओके, चेन रूल समझ में आया कि, देखिए और एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज d by dt ऑफ d by dt ऑफ sin x मुझे फाइंड आउट करना है, d by dt ऑफ sin x मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे d by dx ऑफ sin x लिखूंगा, पहले d by dx ऑफ sin x लिखूंगा, एंड उसके बाद dx by dt लिखूंगा। तो d by dx ऑफ sin x क्या आ जाएगा, cos x into dx by dt, cos x into dx by dt आ जाएगा। सो दैट इज द सॉल्यूशन। लास्ट रूल में कुछ डाउट है क्या, लास्ट रूल समझ में आ गया क्या?
मतलब यहाँ पे फंक्शन कुछ और है एंड डेरिवेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू विच डेरिवेटिव जो लेना है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। चेन रूल यूज करके हम ये सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। ओके हाँ, तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। मतलब इतना पार्ट हमने, आपने अगर डेरिवेटिव का प्रिपेयर किया तो फिजिक्स में जितने जितने भी मतलब डेरिवेटिव के जो एप्लीकेशन या फिर एग्जाम्पल है उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये आपको नीट में, जेई में, ओके या फिर सीईटी में भी आपको यूज होने वाला है। ओके बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको डेरिवेटिव्स यूज करना पड़ता है, इसलिए ये डेरिवेटिव्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इतना पार्ट आपने डेरिवेटिव का पढ़ लिया तो आपको फिजिक्स के लिए मैथ्स रखने की जरूरत नहीं है। ओके फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं मैं। पहले क्या होता था, ये अगर पार्ट आपको पता नहीं होता था तो फिजिक्स के लिए पर्पजफुली आपको मैथ्स रखना पड़ता था। अभी जो स्टूडेंट मतलब पर्टिकुलरली नीट पर फोकस कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स का इतना ही पार्ट प्रिपेयर कीजिए, आपको फिजिक्स में जितने भी एप्लीकेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप मैथ्स नहीं नहीं भी रखा तो भी चलेगा। ठीक है हाँ, तो इसके आगे आप क्या करेंगे, हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड स्लोप ऑफ ए ग्राफ। फाइंड स्लोप ऑफ ए ग्राफ, किसी भी ग्राफ का अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, डेरिवेटिव। ओके फाइंड द स्लोप ऑफ ए ग्राफ। अभी ग्राफ का आपको क्या दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल इक्वेशन अगर पता है, ग्राफ का इक्वेशन अगर पता है तो उसका डेरिवेटिव लेने के बाद आपको स्लोप आ जाएगा। अभी डेरिवेटिव लेने के बाद स्लोप क्यों आ जाएगा, देखिए इसका प्रूफ देखिए। मतलब डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप रहता है, ऐसा क्यों रहता है। ओके सपोज इस तरह से ग्राफ है, सो दिस इज वन ग्राफ, यहाँ पे दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके तो आपको पता है स्लोप मतलब किसी भी पॉइंट पर मुझे इस पॉइंट पर क्या करना है, सपोज इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। इस पॉइंट पर क्या करना है, इस ग्राफ का मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना मतलब क्या करना है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है एंड उसका tan थीटा लेना है ना। स्लोप स्लोप निकाल, स्लोप मतलब क्या रहता है, टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप मुझे आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब इस पॉइंट पर मुझे अगर स्लोप निकालना है तो यहाँ पे मुझे एक टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल करती है ये देखना पड़ेगा एंड स्लोप एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ओके इस तरह से हम स्लोप निकालते हैं। ओके बाय यूजिंग डेरिवेटिव आल्सो स्लोप कैन बी फाइंड आउट। किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए अभी ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या करूंगा, इसके नजदीक मतलब इस पॉइंट के नजदीक दो पॉइंट ले लूंगा, वेरी क्लोज दो पॉइंट्स ले लूंगा। ओके तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए ओनली क्या करूंगा, यहाँ पे दो पॉइंट इस तरह से ले लूंगा। ये बहुत दूर है, एक्चुअली क्या होगी ये पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेंगे। ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और फर्स्ट पॉइंट का x फर्स्ट सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी मुझे मिलेगा। अभी अगर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं आप। सपोज दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज x1 एंड सपोज दिस इज x2 है। ठीक है तो वंस अगेन देखिए यहाँ पे ग्राफ है, ओके लाइक दिस बिटवीन द एक्सिस y एंड x, और मैंने स्लोप निकालने के लिए क्या किया है, यहाँ पे
इस ग्राफ पर 2 पॉइंट्स लिए हैं, ओके, और दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसको स्लोप बोलते हैं ना। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखिए अभी y2 माइनस y1 मतलब क्या लिख सकता हूं, डेल्टा y, एंड x2 माइनस x1 मतलब क्या लिख सकता हूं, डेल्टा x लिख सकता हूं, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिख सकता हूं ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, इस तरह से लिख सकता हूं। अभी चेंज अगर बहुत स्मॉल है, मतलब चेंज इन y एंड चेंज इन x बहुत अगर स्मॉल है, तो यहाँ पे डेल्टा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d लिख सकता हूँ, dy बाय dx। और dy बाय dx अभी क्या है, देखिए ये डेरिवेटिव्स है, dy बाय dx क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव है। मतलब डेल्टा क्या रहता है, जनरली डेल्टा, देखिए ये ग्रीक अल्फाबेट है दोनों, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, इसको भी मतलब डी बोलते हैं एक्चुअली, ओके। ये डेल्टा किसके लिए यूज करते हैं, जनरली अगर लार्ज चेंज होगा, थोड़ा अगर लार्ज चेंज होगा तो उसके लिए हम डेल्टा यूज करते हैं, एंड वेरी वेरी स्मॉल चेंज है तो क्या करते हैं हम, जनरली डी या फिर डेल्टा, इस टाइप का लेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्लोप एट अ पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट का अगर हमें स्लोप लेना है तो इसके नजदीक, बहुत नजदीक 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। बहुत नजदीक 2 पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन y भी बहुत कम हो जाएगा एंड चेंज इन x भी बहुत बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। एंड डेल्टा y बाय डेल्टा x को मैं dy बाय dx लिख सकता हूं, एंड dy बाय dx मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव, ओके। मतलब डेरिवेटिव्स लेने के बाद, मतलब इस कर्व का अगर इक्वेशन हमें पता है, इसका इक्वेशन अगर पता है, उस इक्वेशन का मैंने अगर डेरिवेटिव लिया तो मुझे क्या मिलेगा, उस ग्राफ का स्लोप मिलेगा एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर जो स्लोप है ना, वो स्लोप का वैल्यू मुझे मिल सकता है, ओके। सो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका मतलब एप्लीकेशन क्या होता है, देखिए डेरिवेटिव्स इज यूज्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए ग्राफ। डेरिवेटिव्स का यूज किसके लिए करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने क्या बताया, आपको समझ में आ रहा है ना। once again देखिए स्लोप इज नथिंग बट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये तो करेक्ट है, ठीक है। y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y, चेंज इन y के लिए डेल्टा y यूज कर सकते हैं, x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन x, उसको हम डेल्टा x यूज कर सकते हैं। डेल्टा y एंड डेल्टा x जनरली क्या होता है, लार्ज चेंज होता है, मतलब ट्रायंगल यूज किया, डेल्टा यूज किया तो क्या होता है, लार्ज चेंज। और किसी भी पॉइंट के नजदीक अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट के नजदीक हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, बहुत नजदीक लेने पड़ेंगे, ओके। और उस पॉइंट के बहुत नजदीक हमने 2 पॉइंट ले लिए तो क्या हो जाएगा, वो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, वो बहुत बहुत स्मॉल रहेगा, मतलब चेंज इन y बहुत स्मॉल रहेगा, चेंज इन x बहुत स्मॉल रहेगा, ओके। एंड उसको डेल्टा y बाय डेल्टा x की जगह हम dy बाय dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो dy बाय dx मतलब डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है, स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव। अभी देखिए, अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता है तो बताइए, अगर आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बताइए, अगर पता नहीं है तो इसके आगे ध्यान में रखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रहता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रहता है y इज इक्वल टू mx प्लस c रहता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपको शायद ये पता होगा, पता नहीं है तो ध्यान में रखिए, ओके। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अगर मुझे इसका भी डेरिवेटिव लेना है तो क्या करूंगा मैं, मुझे इसका सपोज स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, स्लोप कितना आता है, देखिए स्लोप इज इक्वल टू dy बाय dx करना पड़ेगा, मतलब d बाय dx ऑफ y कितना है, mx प्लस c है, ओके। अभी यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन है, तो d बाय dx ऑफ mx
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी क्या है, कांस्टेंट रहता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स मतलब कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल यम बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 1 बनेगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना आता है 0, मतलब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना रहता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू यम रहता है। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना रहता है, यम रहता है। तो इस तरह से ये हम प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं? मतलब अगर थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा है तो आप अभी इतना ही ध्यान में रखिए, किसी भी ग्राफ का अगर इक्वेशन हमें पता है, ग्राफ का इक्वेशन अगर पता है तो उसका डेरिवेटिव्स लेने के बाद हमें उस ग्राफ का स्लोप मिलता है। दैट इज द ओनली एप्लीकेशन, यही आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके प्रूफ में ज्यादा मत जाइए। ओके, क्योंकि फिजिक्स में क्या करना पड़ता है, कभी कभी आपको स्लोप निकालना पड़ता है। इक्वेशन आपको दिया होता है एंड इसका हमें स्लोप निकालना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन कैन बी फाइंड आउट। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, उस इक्वेशन का जस्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। सो वंस अगेन बता रहा हूं, किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है तो डेरिवेटिव ले लो, दैट इज द फाइनल थिंग। ओके, किसी भी ग्राफ का स्लोप लेना है तो उसके इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालो। इधर मैंने एक एग्जांपल बताया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो mx प्लस c का मैंने अगर डेरिवेटिव लिया तो m इंटू x का डेरिवेटिव आ जाएगा ओनली m, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 रहता है, तो स्लोप कितना आता है, m आता है। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए थोड़ा सा, कुछ डाउट है क्या यहाँ पे? एनी डाउट इन दिस केस? व्हाट इज यम? यम इज अ नंबर। यम कुछ भी, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा रहता है, देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इस तरह से। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर पता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो यहाँ पे मैंने x का डिफरेंट वैल्यूज डाला, बेस्ड ऑन दैट y का वैल्यू निकाला, उस पॉइंट से जाने वाली लाइन ड्रॉ की, उस पॉइंट से जाने वाला अगर हम मैंने एक कर्व ड्रॉ किया तो कर्व हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, उसका स्लोप 3 होना चाहिए। मतलब x के साथ जो नंबर रहता है ना, x के साथ जो नंबर रहता है ना, दैट इज द स्लोप। x के साथ जो नंबर रहेगा ना उसको हम स्लोप बोलते हैं। मतलब किसी भी ग्राफ का अगर इक्वेशन आपको मिल गया एंड उसका डेरिवेटिव्स ले लिया आपने तो उसका आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, फाइंड स्लोप ऑफ द ग्राफ। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, देखिए सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइंड वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। फाइंड वेलोसिटी, अभी देखिए वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव, देखिए डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिया तो क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन। मतलब d by dt, मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है। d by dt ऑफ s या फिर फंक्शन ऑफ दैट इज s, ये क्या आता है, हमेशा वेलोसिटी आता है। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे हम, s यूज करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या मिलेगा, हमेशा
वेलोसिटी मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं p इज इक्वल टू ds बाय dt, ds बाय dt, ओके, p इज इक्वल टू ds बाय dt। सो वेलोसिटी निकालने के लिए हम इस तरह से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन क्या है, देखिए, फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए भी क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए अभी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time gives acceleration, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। मतलब a इज इक्वल टू क्या रहेगा, d बाय dt ऑफ v, ओके। मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d बाय dt ऑफ वेलोसिटी, ये हमेशा एक्सेलरेशन मिलता है। So a is equal to dv by dt, इस तरह से हम लिख सकते हैं, a is equal to dv by dt। ओके, समझ में आ रहा है ना, dv by dt, acceleration is dv by dt, ठीक है। So these are the three applications of the derivative. Let's solve some examples related to this. Example, कुछ example हमें इधर solve करने हैं। Example क्या है, देखिए, first example is like this: find the slope of a curve, find slope of a curve, that is y is equal to x square, slope of a curve y is equal to x square at point 1 1, at point 1 1, ओके। स्लोप ऑफ द कर्व y is equal to x square, मतलब ग्राफ कैसा रहेगा, देखिए ग्राफ इस तरह से रहेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, y एंड x के बीच में रिलेशन क्या है, y is equal to x square, तो इसका कर्व इस तरह से कुछ रहेगा, कर्व विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 पॉइंट कहीं पे होगा, यहाँ पे 1 एंड 1 1 का इंटरसेक्शन कहां पे आता है, यहाँ पे 1 1 का इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, इस कर्व के 1 1 पॉइंट पर स्लोप कितना होगा, ये निकालना है हमें। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, बताइए मुझे, स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव्स लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू, लिखूंगा स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx होता है, स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। तो d बाई dx ऑफ y मतलब क्या है, ये यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, सो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा, बताइए, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा, हाँ, दैट इज 2x, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1 1 पॉइंट पर स्लोप कितना है निकालना है, मतलब इस पॉइंट पर इस कर्व का कितना स्लोप होगा ये निकालना है हमें। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 1 1, मतलब x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, इस कर्व का स्लोप आ जाएगा 2, ओके। समझ में आ रहा है, देखिए
सो इन दिस वे अगर कर्व का इक्वेशन हमें पता है तो इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने के बाद हमें स्लोप मिलता है। ओके अभी सेकंड एक एग्जांपल ले लेंगे। सपोज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय इक्वेशन। अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट क्या है देखिए, s इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3, डिस्प्लेसमेंट क्या है टी क्यूब बाई 3 माइनस हाफ टी स्क्वायर, टी क्यूब बाई 3 माइनस हाफ टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 है। ओके सो सपोज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से सपोज अगर दी गई है तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों निकालना है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क। तो क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है तो हमें पता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या रहता है ds बाई dt रहता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव हमने ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। सो v इज इक्वल टू d बाई dt एज इट इज, d बाई dt एज इट इज, यस का इक्वेशन क्या है t क्यूब बाई 3 माइनस हाफ टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फंक्शंस है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल हमें यूज करना पड़ेगा। ओके मतलब टी क्यूब बाई 3 का पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद हाफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद 6t का डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद 5 का डेरिवेटिव ले लेंगे। अभी 1/3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है 1/3, 1/3 एज इट इज रखा। उसके बाद टी क्यूब का डेरिवेटिव बताइए, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d बाई dt ऑफ टी क्यूब, जैसे d बाई dx ऑफ x क्यूब क्या रहता है 3x स्क्वायर रहता है ना, d बाई dx ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर रहता है, उसी तरह से d बाई dt ऑफ t क्यूब क्या रहेगा 3t स्क्वायर रहेगा, 3t स्क्वायर। ओके माइनस हाफ एज इट इज, माइनस हाफ एज इट इज अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल, किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रखिए एंड उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए। अभी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ओके माइनस वंस अगेन कांस्टेंट 6 एज इट इज, d by dt ऑफ t क्या आ जाएगा, d by dt ऑफ t, जैसे d by dx ऑफ x क्या रहता है 1 रहता है, उसी तरह से d by dt ऑफ t क्या रहेगा 1 ही रहेगा। एंड उसके बाद अभी 5 का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव बताओ, 5 क्या है कांस्टेंट है, ओनली अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा 3 गेट कैंसल t स्क्वायर माइनस 2 गेट कैंसल t माइनस 6, ये आपका वेलोसिटी आ गया। ठीक है अभी मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी मिल गया, अभी एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे, और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पे अभी देखिए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt रहता है, एक्सेलरेशन क्या रहता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब d बाई dt तो एज इट इज लिखा, अभी वेलोसिटी का इक्वेशन वहां पे रखता हूं, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे पहले t स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब उसके बाद t का डेरिवेटिव उसके बाद 6 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t करेक्ट,
उसके बाद माइनस साइन एज इट इज रखता हूं। टी का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ टी, मतलब 1 आ जाएगा। उसके बाद -6 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है -0, तो एक्सेलरेशन आता है 2t - 1, एक्सेलरेशन विल बी 2t - 1। ओके, सो इस तरह से आपको बाय यूजिंग डेरिवेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो डेरिवेटिव ले लो, वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी पता है, डेरिवेटिव ले लो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेरी सिंपल। Okay, so these are the applications of the derivative। ये इस टाइप के एप्लीकेशन फिजिक्स में रहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल आप सॉल्व करके लाइए, ठीक है। There are some examples। Find slope of a curve, find slope of a curve y is equal to a sin x, y is equal to, for example, 4 sin x, y is equal to 4 sin x। तो यहाँ पे y is equal to 4 sin x का एक ग्राफ रहेगा। ओके, तो इसका स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y is equal to 4 sin x at 3 - 2। एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 3 - 2, ये जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट पर स्लोप कितना है वो निकालना है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद इफ, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ displacement is given by equation, okay, s is equal to 3t square minus t cube plus 7। okay, find velocity and acceleration, at time t is equal to 2 सेकंड। 2 सेकंड नंतरचं काय करायचं आहे? 2 सेकंड के बाद क्या निकालना है हमें? 2 सेकंड के बाद हमें एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 2 सेकंड। velocity and acceleration after a time of 2 सेकंड। at the time of 2 सेकंड acceleration velocity कितना रहेगा? okay, so these are the applications of derivative। समझ में आ रहा है क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव? ये सॉल्व कीजिए, ओके, एंड बाद में इसके आंसर मुझे आप बताइए। सो कैन आई इरेज दिस नाउ? हाँ, अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन का पार्ट हम, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी जैसे डेरिवेटिव होता है उसी तरह से इंटीग्रेशन होता है। डेरिवेटिव का यूज मोस्टली हम किसके लिए करते हैं? स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, या फिर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इंटीग्रेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टेक्निक है। एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या निकलता है, मतलब उसका बेसिक मीनिंग क्या है? देखिए, समेशन। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? समेशन बोलते हैं। ठीक, इट इज
summation of a physical quantity. Okay, summation of a physical quantity, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें सम निकालना है फ्रॉम सर्टेन पॉइंट अप टू ए सर्टेन पॉइंट, हमें अगर सम निकालना है तो उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, इंटीग्रेशन मतलब समेशन करना है, मतलब एक्चुअली समेशन मतलब क्या होता है, कहाँ पे ये समेशन लेना है, क्यों समेशन लेना है, ये आपको जब इंटीग्रेशन के आप एप्लीकेशन देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। अभी तो आप इतना ही याद में रखिए कि इंटीग्रेशन मतलब समेशन रहता है, सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी का कुछ भी अगर सम करना है फ्रॉम सर्टेन इंटरवल टू सर्टेन इंटरवल, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का दूसरा भी एक मीनिंग है, दैट इज रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव is called as integration, is called as integration। ओके, मतलब डेरिवेटिव का रिवर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा। मतलब देखिए डेरिवेटिव का रिवर्स मतलब क्या, अभी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेने के बाद क्या मिलता है मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेने के बाद क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेने के बाद क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी का क्या करने के बाद डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा ना, रिवर्स प्रोसेस करना है अभी। तो वेलोसिटी का अगर इक्वेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। इसके फॉर्मूले भी आपने अगर देखे तो ये फॉर्मूले भी क्या है, रिवर्स फॉर्मूले। ठीक है, मतलब वन सेकेंड देखिए, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेने के बाद वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने के बाद एक्सेलरेशन मिलता है। उसी तरह से रिवर्स प्रोसेस हमने चालू किया, रिवर्स प्रोसेस मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें मिलेगा वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब रिवर्स प्रोसेस करने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखेंगे। ठीक, some standard formulae of integration। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, अभी इंटीग्रेशन किस तरह से लिखते हैं देखिए, इंटीग्रेशन इज रिटन लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। ओके, तो इंटीग्रेशन इज रिटन लाइक दिस। पहले इंटीग्रेशन लिखते कैसे है देखिए, इंटीग्रेशन इज रिटन एज, इंटीग्रेशन इज रिटन एज, इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx। तो यहाँ पे क्या है देखिए, दिस इज द सिंबल फॉर द इंटीग्रेशन। ओके, ये यस लाइक जो सिंबल है ना, इसको हम सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन किसका लेना है, सम फंक्शन ऑफ x। ओके, यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ x रहेगा, मतलब sin x, cos x, tan x या फिर x रेस टू n, log x, e रेस टू x, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन ऑफ x रह सकता है एंड उसके आगे dx रहेगा। तो ये dx क्या बताता है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है। ओके, मतलब यहाँ पे अगर dx है, यहाँ पे अगर dx है तो यहाँ पे फंक्शन किसका होना चाहिए, x का ही होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। जैसे डेरिवेटिव्स में है ना, d by dx ऑफ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं, लेकिन d by dt ऑफ फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। उसी तरह से यहाँ पे ये dx टर्म जो है dx, ओके, इसका यूज क्या है dx का, तो dx हमें क्या बताता है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होना ही चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। सो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx ये कितना आता है, ये हमें निकालना है। ओके, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ just dx सपोजिंग,
इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dx है, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन नहीं है, जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx आता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx आता है x। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। मतलब इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dt अगर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ d फी है तो यहाँ पे फी आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, ओके। सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx अगर है, कोई भी अगर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, दैट इज कांस्टेंट इज c एज इट इज। कांस्टेंट को इंटीग्रेट मतलब जैसे डेरिवेटिव का कांस्टेंट रूल रहता है उसी तरह से ये रूल है, सिमिलर टू दैट। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx अगर है तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx क्या आ जाएगा, c इनटू x आ जाएगा, c इनटू x, ओके। उसके बाद थर्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, देखिए d by dx, सॉरी थर्ड रूल क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx क्या आता है, देखिए तो यहाँ पे x रेज़ टू n dx का इंटीग्रेशन आता है x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इतना ही आता है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx क्या आता है, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो इसका अभी एक एग्जांपल देखूंगा, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 5 dx कितना आ जाएगा बताइए, x रेज़ टू 5 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, कितना आ जाएगा, हाँ तो x रेज़ टू डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर n माइनस 1 करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना है, उल्टा करना है, क्या करना है, पावर में ऐड करना है, तो x रेज़ टू 6 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, x रेज़ टू 6 डिवाइडेड बाय 6। अब इसका डेरिवेटिव लेने के बाद देखिए x रेज़ टू 5 आता है कि नहीं है, इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं, d by dx ऑफ x रेज़ टू 6 डिवाइडेड बाय 6 मुझे अगर लेना है तो 1 by 6 एज इट इज रखना पड़ेगा, ओके। एंड x रेज़ टू 6 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6 into x रेज़ टू 5 आ जाएगा, x रेज़ टू 6 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6 into x रेज़ टू 5, तो 6 कैंसिल हो जाएगा एंड वंस अगेन वी गेट x रेज़ टू 5, मतलब x रेज़ टू 5 का इंटीग्रेशन लेने के बाद x रेज़ टू 6 by 6 आता है, एंड x रेज़ टू 6 by 6 का डेरिवेटिव लेने के बाद x रेज़ टू 5 आता है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है ये, ओके। नेक्स्ट फोर्थ और एक एग्जांपल इसका देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू माइनस 6 dx क्या आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू माइनस 6 dx क्या आ जाएगा, तो क्या करना है, पावर प्लस 1 करना है, प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे x रेज़ टू क्या करना है, जो भी पावर है ना, -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 1, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, उतना ही लिखना है ना, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो x रेज़ टू -6 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -5, so x रेज़ टू -5 डिवाइडेड बाय -5, x रेज़ टू -5 डिवाइडेड बाय -5, ओके। उसके बाद फोर्थ, d by dx ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx क्या बता सकते हैं क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, किसका डेरिवेटिव 1 by x आता था, किसका डेरिवेटिव 1 by x आता था, log x का डेरिवेटिव 1 by x आता था ना, तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, log x रिवर्स प्रोसेस, ओके। log x का डेरिवेटिव 1 by x लिखते थे, तो 1 by x का इंटीग्रेशन log x आ जाएगा, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx विल बी माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ऐसा क्यों आ जाएगा? देखिए cos x का हमने डेरिवेटिव लिया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आता है ना, एंड माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा, फिर माइनस साइन वहां पे यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू माइनस cos x, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x रहता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? sin x रहेगा। ओके, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की इतने ही फॉर्मूले याद में रखिए। ओके, इतने फॉर्मूले याद में रखिए तो हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन के हैं वो क्या कीजिए आप ठीक से मगअप कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस तरह से इंटीग्रेशन का इनिशियल पार्ट कुछ हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम? नेक्स्ट लेक्चर को इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल देखेंगे एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। तो कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा।